देखिएगा अब मैं सिखा रहा हूँ आपको ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक, अप्लाई व्हेन ओनली 2 इक्वेशंस आर गिवन। ये तभी अप्लाई करना है जब 2 इक्वेशन दी गई हो, वरना आप टाइम बर्बाद करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा इसमें। फाइंड ऑल बेसिक सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x1 + 3x2 + 4x3 = 5, 3x1 + 4x2 + 5x3 = 6। इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है और इन दोनों इक्वेशन के सारे सॉल्यूशंस हमें ज्ञात करने हैं। इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। ये देखिएगा, ये मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन लिख दी गई है, जो फॉर्म है हमारी x + b। ये मैट्रिक्स मेरी a हो जाएगी, ये मैट्रिक्स मेरी x हो जाएगी और ये मैट्रिक्स मेरी b हो जाएगी, जो कि रिक्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर x1 x2 x3 3 वेरिएबल है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स को n से रिप्रेजेंट करना है, 3 हो गए। नंबर ऑफ इक्वेशंस को 2 से रिप्रेजेंट करना है, m = 2 हो गया। एट मोस्ट नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन का फार्मूला का कॉम्बिनेशन से आता है 3c2, तो संख्या बैठती है 3। देखिएगा होता क्या है, आपके पास जो इक्वेशन है, आपके पास इक्वेशन है 2। ठीक, अब नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन मैक्सिमम देखिएगा करने का तरीका क्या होता है। आपके पास 2 इक्वेशन है, वेरिएबल तो 3 है, लेकिन इक्वेशन कहती है कि जितने वेरिएबल है उतने इक्वेशन होने चाहिए, वेरिएबल की संख्या ज़्यादा है। तो होता क्या है, अब 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एक वेरिएबल को 0 में डालना पड़ेगा, यानी कि आपके पास 3 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। एक बार आप x1 को 0 लेते हैं, x2 x3 निकाल लेते हैं, एक बार x2 को 0 लेते हैं, x1 x3 निकाल लेते हैं, और एक बार x3 को 0 लेते हैं और x1 x2 निकाल लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो सॉल्यूशंस हैं उनकी संख्या टोटल 3 हो सकती है, जो फार्मूला NCR से आता है। ठीक है, अब जो हमारा ये A है, मैट्रिक्स A, इसके जो कॉलम है इन्हें हम α1 α2 और α3 कह देते हैं। ठीक है, जब आप सॉल्यूशन करने जाएंगे तो आपको एक बार में 2 कॉलम लेने पड़ेंगे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, α1 α2, α1 α3, α2 और α3, इस तरह से हमारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखिएगा B1 लिया है, मैंने लेट करा है B1 = α1 और α2 लिया है, तो ध्यान रखना मैंने α1 और α2 लिया है, यहाँ से मुझे x1 और x2 की वैल्यू मिलेंगी। ये मेरी α1 α2 हो गया, B2 में α1 α3 लिया है, B3 में α2 और α3 लिया है। अब डिटर्मिनेंट में जाकर के B1 की वैल्यू निकाल देता हूँ, -1 ≠ 0। डिटर्मिनेंट B2 की वैल्यू -2 आ रही है, डिटर्मिनेंट B3 की वैल्यू -1 आ रही है, ≠ 0। देखिएगा यहाँ पर BSc सेकेंड ईयर का रूल अप्लाई होता है। आप 2/2 की डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, 2 कॉलम लेकर के आप डिटर्मिनेंट ले रहे हैं और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ऐसे केस में इन्वर्स नहीं आता है, आपका मेथड काम नहीं करेगा। ठीक है, और अगर आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो आपके वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये यूनिक सॉल्यूशन का केस BSc सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग बनता है, यानी कि आपका इन्वर्स तैयार हो जाएगा और आप 12th वाले और BSc सेकेंड ईयर वाले इन्वर्स की हेल्प से जो है डायरेक्ट आप सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। आप देखिएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो लिख दिया गया है एवरी सेट ऑफ 2 वेरिएबल्स 2 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, आप आगे नहीं जा सकते। बेसिक सॉल्यूशंस आर, जो मैट्रिक्स B1 ली थी उससे जो सॉल्यूशन निकालने उसे xB1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो B1 बनाया था उसमें वेक्टर आपने α1 और α2 इस्तेमाल करा था, α1 की जगह x1 हो जाएगा, α2 की जगह x2 हो जाएगा और फार्मूला हो जाएगा B1 इन्वर्स इंटू B, जैसे कि 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। B1 इन्वर्स की वैल्यू में B में दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर x1 = -2 हो जाएगा और x2 = हो जाएगा 3 के। x1 = -2, x2 = 3 के हो जाएगा। देखिएगा जिन वेरिएबल का आंसर आता है वो बेसिक वेरिएबल कहलाते हैं और जिस वेरिएबल का आंसर 0 होता है वो नॉन बेसिक वेरिएबल कहलाते हैं। अब आगे की किताब में आपको ध्यान ये रखना है, जब आप आंसर दे रहे होते हैं तो सारे आंसर नॉन जीरो नहीं होते हैं। जो आंसर आ जाते हैं वो बेसिक वेरिएबल कहलाते हैं और जो आंसर नहीं आते हैं वो नॉन बेसिक वेरिएबल कहलाते हैं। अब आपको इन्वर्स निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है। अब शॉर्टकट मेथड, आपका इन्वर्स अगर आप निकाल लें तो आपका शॉर्टकट मेथड होता है सीधे सीधे कि आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर लीजिएगा। जैसा आपके पास मैट्रिक्स A है, A11, A12, A21 और A22 है। जब आप इन्वर्स निकालने जाएंगे तो ध्यान रखना A11 और 22, A11 और A22 को आप इंटरचेंज कर देंगे और A12 और A21 का साइन को माइनस कर देंगे। दोबारा देख लीजिएगा, अगर 2/2 की आपके पास मैट्रिक्स और आप इन्वर्स निकालने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ क्या करना है, डायगोनल के जो एलिमेंट A11 और A22 हैं इन्हें आपस में इंटरचेंज कर देना है और A21 और A12 अपनी जगह रहेंगे लेकिन उस पर माइनस अटैच कर देना है, डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है। इस प्रकार से आपका डायरेक्ट इन्वर्स प्राप्त हो जाता है।
फिर दूसरी मैट्रिक्स B2 मानी गई थी, उस B2 में लिया गया था अल्फा 1 और अल्फा 3। तो x B2 में अल्फा 1 और अल्फा B2 में अल्फा 1 और अल्फा 3 लिए गए थे। तो ये सॉल्यूशन देंगे x1 और x3 का। इसका आंसर हो जाएगा B2 इनवर्स B। ऊपर वाले मेथड से डायरेक्ट इनवर्स निकाल करके वैल्यू निकाल देंगे। x1 की वैल्यू -(1/2) हो जाएगी, x3 की वैल्यू 3/2 हो जाएगी। इनके आंसर आए हैं तो ये बेसिक वेरिएबल है। और x2 का आंसर x2 नहीं है इस सवाल में, तो x2 0 हो चुका है, तो ये नॉन बेसिक वेरिएबल है। इसी तरह से xB3 निकाल देंगे। xB3 में हमने जो वेक्टर लिए थे अल्फा 2 और अल्फा 3 लिए थे। अल्फा 2 वेक्टर x2 का है और अल्फा 3 वेक्टर x3 का है। तो ये मुझे आंसर देगा x2 x3 का। B3 इनवर्स B हो जाएगा और आंसर -1, 2 हो जाएगा। बेसिक वेरिएबल x2 = -1 हो गया, x3 = 2 हो गया। नॉन बेसिक वेरिएबल हो गया 0। फिर हम द ऑल बेसिक सॉल्यूशंस आर, सभी आंसर को अपना तैयार कर लेते हैं और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखिएगा अब हम शुरू करने वाले हैं सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड को शुरू करने के लिए अब आपको दो तरह के नए वेरिएबल समझने पड़ेंगे। एक वेरिएबल होता है स्लैक वेरिएबल और एक वेरिएबल होता है सरप्लस वेरिएबल। यहाँ दोनों में ज़रा फ़र्क महसूस कर लेना, दोनों में क्या है। अब ये ध्यान रखिएगा, मैं सिंप्लेक्स मेथड शुरू कर रहा हूँ। सिंप्लेक्स मेथड की जो टेबल मैं बनानी शुरू करूँगा उसमें ध्यान रखिएगा, शुरू की 1-2 टेबल आपको सीखनी है। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप सब्र रखिएगा और ये देखिएगा कि जो हम एक मेथड शुरू करेंगे वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि किताब कंप्लीट नहीं हो जाती। देखिएगा, सबसे पहला होता है सिलेक्ट वेरिएबल। जैसे कि आपने कॉन्स्टेंट्स अभी पीछे ग्राफिकल मेथड में देखे थे, कुछ कॉन्स्टेंट्स ऐसे थे जिसमें लेस देन इक्वल था, ठीक है, और कुछ कॉन्स्टेंट्स ऐसे थे जिसमें ग्रेटर देन इक्वल था। तो जिस कॉन्स्टेंट्स में लेस देन इक्वल होता है उस इनइक्वलिटी को इक्वल में बदलने के लिए हमें एक वेरिएबल प्लस करना होता है। उस वेरिएबल को हम सिलेक्ट वेरिएबल कहते हैं। अब देखिएगा, ये इक्वेशन है x1 + x2 <= 3। ये कांस्टेंट हमसे ये कहता है कि x1 + x2 का सम 3 के बराबर या 3 से छोटा होना चाहिए। तो देखिएगा, LHS छोटी हो सकती है ना, तो अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है इक्वेशन में तो मुझे यहाँ इक्वल चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड छोटी है, तो यहाँ हम जो वेरिएबल प्लस करते हैं उसे सिलेक्ट वेरिएबल कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जिस इक्वेशन में लेस देन इक्वल साइन होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल को हम ऐड कर देते हैं और वो ऐड किए जाने वाला वेरिएबल सिलेक्ट वेरिएबल कहलाता है। दूसरा होता है हमारा सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल उस इक्वेशन में आता है जिनमें ग्रेटर देन इक्वल होता है। जैसे का देखिएगा, ये इक्वेशन है x1 + 2x2 - x3 > 4। अब LHS बड़ी है और RHS छोटी है, तो LHS को मुझे छोटा करना पड़ेगा। LHS को छोटा करने के लिए मुझे एक वेरिएबल को माइनस करना पड़ेगा। इसमें वेरिएबल x1 x2 x3 पहले से ही हैं। मान लीजिएगा मैं एक नया वेरिएबल सेलेक्ट करता हूँ x4, ठीक है। अब मैं इसमें x4 माइनस कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैंने साइन गलत हो गया है, यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। ये इंट्रोड्यूसिंग सरप्लस वेरिएबल x4, x1 + 2x2 - x3 - x4 = 4, ठीक है। तो दो तरह के वेरिएबल हो गए, सिलेक्ट वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल। सिलेक्ट वेरिएबल वो होते हैं जो लेस देन वाली कॉन्स्टेंट्स में होते हैं और सरप्लस वेरिएबल वो होते हैं जो ग्रेटर देन इक्वल वाली कंडीशंस में होते हैं। लेस देन इक्वल वाली कंडीशंस में सिलेक्ट वेरिएबल आता है जो पॉजिटिव साइन के साथ आता है। ग्रेटर देन इक्वल वाली कंडीशन में सरप्लस वेरिएबल होता है जिसका ये साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। देखिए, अब मैं सिंप्लेक्स मेथड आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ध्यान रखना है, 1-2 क्वेश्चन को बड़े इत्मीनान से और धीरे धीरे समझ के करना है। अगर 2 क्वेश्चन अगर आपके हो गए तो बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन है। सॉल्व LPP मैक्सिमाइज z = 3x1 + 2x2 सच दैट x1 + x2 <= 4, x1 - x2 <= 2 एंड x1 x2 <= 0। अब देख लीजिएगा, सिंप्लेक्स मेथड लगाने के लिए कंडीशन समझ लीजिएगा। सिंप्लेक्स मेथड लगाने के लिए कंडीशन होती है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की दी हुई है तो उसमें हम निगेटिव साइन से गुणा करके उसे मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में बदलते हैं। तो पहली शर्त क्या हुई? पहली शर्त हुई कि प्रॉब्लम जो है वो मैक्सिमाइजेशन की होनी चाहिए। जैसे कि मैक्सिमाइजेशन z = 3x1 + 2x2।
दूसरी शर्त क्या है, जितने भी कांस्टेंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, जितने भी कांस्टेंट्स मिलेंगे उनकी दूसरी शर्त होती है कि उन सभी में लेस देन इक्वल होना चाहिए। क्या शर्त होती है, सब में क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल होना चाहिए, किसी भी इक्वेशन में ग्रेटर देन इक्वल नहीं हो सकता। अगर किसी भी इक्वेशन में ग्रेटर देन इक्वल है तो उसमें हम सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरी शर्त है कि जो इक्वेशन की RHS है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। दोबारा सुन लीजिएगा, जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन की होनी चाहिए, जो कांस्टेंट्स हैं उनमें लेस देन इक्वल साइन होना चाहिए, और जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनकी राइट हैंड साइड पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें भी लेस देन इक्वल है और इसमें भी लेस देन इक्वल है। अब एक वेरिएबल मुझे इसमें डालना पड़ेगा, एक वेरिएबल मुझे इसमें डालना पड़ेगा। दो हम सिलेक्ट वेरिएबल डालने वाले हैं। सिलेक्ट वेरिएबल को मान लीजिएगा मैं S1 और S2 कह देता हूं, तो मैं लिखता हूं इंट्रोड्यूसिंग सिलेक्ट वेरिएबल S1, S2। अब देखिए, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें जो X1 वाला वेरिएबल है उसकी कॉस्ट 3 रुपये है और जो X2 वाला वेरिएबल है उसकी कॉस्ट 2 रुपये है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आप सिलेक्ट वेरिएबल क्वेश्चन में डालते हैं तो उनके जो पैसे होते हैं यानी कि जो कॉस्ट होती है वो 0 होती है। तो यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका इस रूप में बन जाता है, मैक्सिमाइज z इजिकल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। S1 और S2 की मल्टीप्लाई में 0 डाला गया है। इसका रीज़न है कि सिलेक्ट वेरिएबल की जो कॉस्ट होती है वो 0 होती है। अब इस इक्वेशन में देखिएगा S1 प्लस कर दिया गया है, S1 प्लस S2 प्लस x1 इजिकल टू 4। इस वाली में S2 वेरिएबल प्लस किया गया है, x1 माइनस x2 प्लस S2 इजिकल टू 4। अब यहाँ पर S1 और S2 मेरे दोनों सिलेक्ट वेरिएबल हैं। अब नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन हो जाती है कि x1 x2 S1, S2 ग्रेटर देन इक्वल 0 होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात देखिएगा, टेबल बनानी ध्यान से देख लीजिएगा। टेबल में इसी टेबल का सारा खेल है। अब ये समझ लीजिएगा, पूरी किताब जितनी भी बची हुई है वो इस टेबल पर डिपेंड करती है। ये टेबल बनाने में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहला कॉलम बेसिक का होता है। बेसिक का मतलब है बेसिक वेरिएबल, ठीक है। बेसिक का मतलब क्या है, बेसिक वेरिएबल। जब आप सिंप्लेक्स टेबल की स्टार्टिंग करते हैं तो इस बेसिक वेरिएबल में आपके सिलेक्ट आते हैं। आपने सिलेक्ट क्या लिया है, S1 लिया है और S2 लिया है। यहाँ पर S1 भर देते हैं और यहाँ पर भर देते हैं S2। तो बेसिक वेरिएबल वाले कॉलम में सबसे पहले कौन आना है, सबसे पहले आने हैं सिलेक्ट, ठीक। अब CB का मतलब है जो वेरिएबल आपने यहाँ लिया होगा उसकी कॉस्ट क्या है। अब देखिएगा, आपके S1 और S2 दोनों की कॉस्ट है 0। अब यहाँ पर दोनों में 0 डाल देते हैं। अब अगला कॉलम है XB का, ठीक है। अगला कॉलम किसका है, XB का। XB का मतलब है जो आपके कांस्टेंट्स हैं उनकी RHS क्या है। अब देखिएगा, जो S1 वाला वेरिएबल है, ये S1 वाली लाइन है ना, S1 वाली रो में राइट हैंड साइड है 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। और S2 वाली इक्वेशन में राइट हैंड साइड में है 2, तो यहाँ आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ये कैपिटल X1 है ना, तो ये स्मॉल x1 के कॉलम को बताता है। कैपिटल X2 है, स्मॉल x2 के कॉलम को बताता है। कैपिटल S1 स्मॉल s1 के कॉलम को बताता है। और कैपिटल S2 स्मॉल s2 के कॉलम को बताता है। यानी कि जो वेरिएबल हैं वो स्मॉल लेटर में लिए गए हैं और उनके कॉलम के लिए कैपिटल लेटर यूज़ किया गया है। अब देखिएगा, आप S1 वाली लाइन में चलिएगा, इक्वेशन इधर देख लीजिएगा, यहाँ से कॉफिशेंट उठाते रहिएगा। ये कॉफिशेंट 1 हो गया, X2 का कॉफिशेंट 1 हो गया, S1 का कॉफिशेंट 1 हो गया, S2 इसमें नहीं है तो ये कॉफिशेंट हो गया 0। अब S2 वाली इक्वेशन में चलिएगा, यहाँ कॉफिशेंट आपका 1 हो गया, X2 में कॉफिशेंट माइनस का 1 हो गया, S1 यहाँ है नहीं 0 हो गया और यहाँ कॉफिशेंट बन गया 1। देखिएगा, यहाँ पर आप ये ध्यान रख लेना, जैसे आप दो इक्वेशन लेकर के सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें दो वेरिएबल S1 और S2 डाले गए हैं। इन वेरिएबल को डालने का पर्पस होता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, ठीक है। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी 2x2 की आपके सामने नहीं बनेगी, 2 इक्वेशन है तो 2x2 की आइडेंटिटी बनेगी, 3 इक्वेशन है तो 3x3 की आइडेंटिटी बनेगी। अगर आपकी टेबल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाई नहीं देती है तो समझ लीजिएगा सवाल आपका नहीं होगा। तो जो स्लैग वेरिएबल डाले जाते हैं उन स्लैग वेरिएबल का डालने का कारण यही होता है कि जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। चूँकि स्लैग वेरिएबल एक इक्वेशन में एक बार आता है तो जिस इक्वेशन में वो आता है उसका कॉफिशेंट 1 हो जाता है और जिसमें वो नहीं आता है उसमें उसका कॉफिशेंट 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, ऊपर लिखा हुआ है CJ, जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, सही है ना।
ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अभी साहब ऐसे पढ़ना, जैसे आपकी इक्वेशन मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू है, तो यहाँ x1 के पैसे ये साथ में c1 है, x2 के पैसे c2 हैं, s1 वेरिएबल है, इसके पैसे आप c3 समझ लेना और ये वाले पैसे आप c4 समझ लेना, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ये s1 s2 हो गया, x1 के पैसे ऊपर से उतारते रहिएगा 3, x2 के पैसे ऊपर से उतारते रहिएगा 2, s1 के पैसे हो गए 0 और s1 के पैसे हो गए 0। अब टेबल बनानी ध्यान से समझ लीजिएगा। लास्ट वाला कॉलम होता है मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो में एक्स पी अपॉन लिख दिया जाता है, अपॉन की वैल्यू बाद में आती है। ये देखिएगा आपका एक्स पी वाला कॉलम है, तो मिनिमम रेशियो में एक्स पी अपॉन। अब देखिएगा कैलकुलेशन करने का तरीका, नीचे वाली रो में है डेल्टा जे इज इक्वल टू सी जे माइनस जेड जे। क्या है डेल्टा जे इज इक्वल टू सी जे माइनस जेड जे। तो देखिएगा सी जे तो आपके ऊपर लिखे हुए हैं, अब जेड जे निकालने का तरीका देख लीजिएगा। इस वाले कॉलम की और इस वाले कॉलम की मल्टीप्लाई करिएगा, 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 आएगा, 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 आएगा। तो ये वैल्यू हो गई जेड जे की। अब इस वैल्यू को इस 3 में से घटा दीजिएगा, तो 3 में से 0 जाएगा 3 हो जाता है। अब इस वाले कॉलम में आइएगा, दिस इंटू दिस 0 प्लस दिस इंटू दिस 0, ये जेड जे की वैल्यू हो गई। अब इसे 2 में से घटा दीजिएगा, ये वैल्यू 2 हो गई। अब 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 आएगा, 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा। फिर अगले कॉलम में चलिएगा, 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 आएगा। अब 0 में से 0 घटाएंगे तो वैल्यू 0 आएगी। ये ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन तब प्राप्त होगा जब ये वैल्यू सारी वैल्यू जो है वो निगेटिव या 0 हो जाएंगी। अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव पड़ी हुई है तो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर वैल्यू आई है 3 आया है, 2 आया है, 0 0 आया है। आंसर तब आएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन का जब ये वैल्यू निगेटिव आ जाएंगी, लेकिन ये क्या है वैल्यू पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव वाली वैल्यू में आपको सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? सबसे बड़ी वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू इसमें 3 है, 3 का एरो अंदर को लगा देते हैं। किधर को लगा देते हैं? एरो अंदर को लगा देते हैं। तो कौन सी बड़ी वैल्यू ढूंढी मैंने? सी जे माइनस जेड जे की सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढी है मैंने 3। ये जो मैंने एरो अंदर को लगाया है इसे बोलते हैं इनकमिंग वेक्टर। क्या बोलते हैं इसे? इनकमिंग वेक्टर बोलते हैं। इनकमिंग वेक्टर के ऊपर x1 लिखा हुआ है, यानी कि जब अगली टेबल बनेगी तो उसमें इसकी जगह x1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा उसकी जगह? x1, ठीक है। अब मिनिमम रेशियो के आगे xp के आगे डिवाइड का साइन है, लेकिन वैल्यू बची हुई है, तो xb के नीचे यहाँ पर हमेशा इनकमिंग वेक्टर आता है, और इनकमिंग वेक्टर है आपका x1। तो यानी कि आप xb को डिवाइड करने वाले हैं x1 से। xb को xb से डिवाइड कर xb को x1 से डिवाइड करेंगे, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। ये रेशियो आ चुका है। तो रेशियो क्या है? xb और इनकमिंग वेक्टर का रेशियो लेना होता है। इस रेशियो में लेते समय ध्यान रखना, अगर इस रेशियो में निगेटिव आ गया तो अभी आप छोड़ देंगे, और डिवाइड अगर 0 से करने जा रहे हैं तो अभी आप छोड़ देंगे। रेशियो से पहले मिनिमम वर्ड आया है, ये वैल्यू मिली है मुझे 4 और 2, ठीक है। ये वैल्यू मेरी 4 और 2 मिली है, ठीक है। अब इसमें से मिनिमम रेशियो कौन सा है? मेरा 2। अब ये मिनिमम रेशियो 2 है, तो ये 2 बाहर जा रहा है, ये 2 अब टेबल में से बाहर चला जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर, अब ये 2 वाला कौन सा है? S2 के सामने है, तो ये हो गया आपका आउटगोइंग वेक्टर। तो इस वाली टेबल के अनुसार x1 इनकमिंग वेक्टर है, क्योंकि zj माइनस सी जे की वैल्यू सबसे बड़ी यहाँ पर मिल रही है, और मिनिमम रेशियो जा कर के देखते हैं तो वो S2 वाले रो में बैठता है, तो इस कारण से S2 जो है आपका आउटगोइंग वेक्टर है। ये हो जाता है आपका आउटगोइंग वेक्टर, ठीक है। ये ध्यान रखना, कैलकुलेशन बड़ी आराम से रफ वर्क में करना। अगर एक बार गलती हो गई तो फिर वो गलती कभी हाथ नहीं आएगी। ये कैलकुलेशन बिल्कुल 7th और 8th स्टैंडर्ड की है, लेकिन इसमें गलती होने की चांसेस ज़्यादा होती है। अब आगे का मेथड सुनिएगा। ये इनकमिंग वेक्टर है और ये आपका आउटगोइंग हो रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन। क्या बोला मैंने? दोनों का इंटरसेक्शन, इनकमिंग वेक्टर का और आउटगोइंग वेक्टर का जो इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये इंटरसेक्शन। अब ये जो एलिमेंट बनता है, ये एलिमेंट कहलाता है आपका की एलिमेंट,
क्या कहलाता है, ये की एलिमेंट कहलाता है। अब आगे का सॉल्यूशन जो है वो बीएससी सेकेंड ईयर के मेथड से जाएगा, जहाँ की एलिमेंट होता है वहाँ 1 बनाना होता है और बाकी ऊपर नीचे जगह 0 बनाने होते हैं। तो देखिएगा यहाँ तो 1 है, सपोज़ कर लेगा यहाँ पर 2 होता तो मैं 2 से डिवाइड करता तो 1 बन जाता, ठीक है। यहाँ पर तो मेरी 1 है तो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। लेकिन अब मुझे ये आइडेंटिटी का कॉलम बनाना है, यहाँ पर मुझे 1 बनाना होता है, मुझे यहाँ 0 बनाना होता है। ये मेरी पहली पंक्ति है R1, तो मैं ऑपरेशन ऐसे लगा देता हूँ, R1 के आगे ब्रैकेट में लिख देता हूँ न्यू, यानी कि R1 नई वाली हम कैसे लेने जा रहे हैं, कैसे लेने जा रहे हैं हम R1 को, R1 ओल्ड जो पुरानी वाली R1 है माइनस उसमें से R2 को माइनस कर देंगे, R2 ओल्ड। तो यानी कि कैसे कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर 0 बनाना है मुझे, और 0 ध्यान रखना उसी रो की हेल्प से बनाना है जिसमें की एलिमेंट आया है। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो नई R1 लेने के लिए हम पुरानी R1 में से पुरानी R2 को घटा देते हैं और इस प्रकार से, और हमारे यहाँ पर 0 बन जाता है और हमारी नई टेबल जो है तैयार हो जाएगी। अब देखिएगा दूसरी वाली टेबल का एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। पहली टेबल और दूसरी टेबल में कोई फ़र्क नहीं है, वहाँ पर ऑपरेशन लग चुका है R1 चेंज R1 माइनस R2 का, तो देखिएगा R1 बदल चुकी है। पीछे वाली टेबल में जो आउटगोइंग वेक्टर था वो S2 था, ठीक है। तो एस्ट और इनकमिंग वेक्टर जो था वो x1 था। तो देखिएगा इनकमिंग वेरिएबल x1 आ चुका है और उसके पैसे आ चुके हैं 3 रुपये, ठीक है। अब देखिएगा बाकी ऊपर कोई फ़र्क नहीं है, बाकी टेबल ऐसी की ऐसी है। भाई ये समझ लिए जब तक किताब ख़त्म होगी इसी टेबल पर आपको काम करना है, इसलिए इसका समझ में आना ज़रूरी है। फिर दोबारा देखिएगा CJ माइनस ZJ की वैल्यू, पहले आप ZJ निकाल लेंगे। अब पहले वाले कॉलम में चलते हैं ZJ निकालने के लिए, दिस इंटू दिस, जिसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में से 3 को घटा देते हैं तो ये 0 आ जाता है। यहाँ 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, 2 में से -3 घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 में 0 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -0 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 0 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। आपका आंसर तब आएगा जब ये पूरी रो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, सॉरी गलत बोल गया मैं, जब इस वैल्यू में से निगेटिव बचेंगे या 0 बचेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर 5 आ गया है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू पर है, अभी आपका सॉल्यूशन नहीं हुआ है। इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू उठानी है, ध्यान से मेथड, यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू उठानी है। सबसे बड़ी वैल्यू 5 है, एरो अंदर को लगाना है, ये आपका होता है इनकमिंग वेक्टर, इनकमिंग वेक्टर है, ठीक है। इनकमिंग वेक्टर कौन है, x2, ठीक। अब यहाँ मिनिमम रेशियो में आ जाता है xb/x2। मिनिमम रेशियो में क्या आ जाता है बेटा, xb/x2 आ जाता है मिनिमम रेशियो में, xb/x2 आ जाता है। अब xb वाले कॉलम को x2 वाले कॉलम से भाग करिएगा, 2/2 ये हो जाता है 1, यहाँ हो जाता है 2/-1, और माइनस से डिवाइड आपको नहीं करना है, 0 से डिवाइड नहीं करना है, माइनस से डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। अब दोनों में से क्या देखना है, मिनिमम, मिनिमम तो ये है ना, ये इस पर एरो बाहर की तरफ को लगा देंगे, ठीक है। यहाँ एरो बाहर की तरफ को लग जाएगा, ये एरो बाहर की तरफ को लग जाएगा। अब इधर पढ़ते हुए आइएगा, यहाँ क्या है S1। अब S1 वाले कॉलम में आप एरो इधर बाहर की तरफ को लगा देंगे, ये हो जाता है आपका आउटगोइंग वेक्टर। अब यहाँ से देखिएगा इस तरह से इनकमिंग वेक्टर एंटर कर रहा है, ठीक है। इस तरफ से क्या कर रहा है, इनकमिंग वेक्टर एंटर कर रहा है, और इधर से आपका आउटगोइंग वेक्टर एंटर कर रहा है। तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये आपका कहलाता है की एलिमेंट, की एलिमेंट। ध्यान रखना, जैसे बीएससी सेकेंड ईयर में रैंक पढ़ाई गई थी या लीनियर इक्वेशन पढ़ाई गई थी, तो उसमें एक वैल्यू लेकर के सारे 0 बनाते थे, वही मेथड आप यहाँ अप्लाई कर लीजिएगा। अब आप क्या करने वाले हैं, देखिएगा की एलिमेंट कौन है, 2। अब इस 2 की जगह तो मुझे 1 बनाना है और नीचे बनाना है 0। तो देखो सीधा सा तरीका है, इस रो में मुझे 1 चाहिए, तो की एलिमेंट को हमेशा ध्यान रखना, की एलिमेंट को 1 बनाना है और बाकी कॉलम के एलिमेंट को 0 बनाना है, क्योंकि ये मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम बनाना होता है। अब मुझे 2 मेरा पड़ता है पहली रो में, तो मैं ऑपरेशन लगाने वाला हूँ R1 चेंज R1/2, ठीक। अब मैं R1 पहली वाली R1 को क्या करूँगा, R1/2 कर दूँगा, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला ऑपरेशन लग जाएगा, ठीक है। फिर इस वाली ऑपरेशन में क्या करेंगे, फिर
R2 है, R1 है ना। अब R1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, जब यहाँ 2 से डिवाइड हो चुका होगा तो यहाँ वैल्यू 1 बन चुकी होगी। अब यहाँ नीचे क्या है, माइनस का 1 है, तो मुझे इस 1 की हेल्प से मुझे -1 को 0 बनाना है। तो मैं इसमें ऑपरेशन लगा दूंगा R2 चेंज R2, या यहीं भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, आगे भी जा करके ऑपरेशन लगा सकते हैं, आप किसी भी तरह से ऑपरेशन लगा सकते हैं। अब इसे तो 1 बना लिया, ये R1 हो जाएगी। अब इसे 0 बनाने के लिए अब यहाँ 2 से, अब यहाँ 1 बन चुका होगा ना, तो यहाँ पर जो 1 बन चुका होगा तो ये वैल्यू 0 बनाने के लिए मैं कर देता हूँ R2 ओल्ड, या यहाँ भी लिख देता हूँ, यहाँ R1 न्यू और यहाँ R1 ओल्ड, और यहाँ लिख देता हूँ R2 न्यू। तो R2 न्यू कैसे बन रही है, R2 ओल्ड लेंगे और प्लस कर देंगे R1 न्यू कर देंगे। ये जो रो के ऑपरेशन मैं लिख रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पेपर में इन्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप टेबल जो है सीधे सीधे बनाते रहते हैं, क्योंकि आपको की एलिमेंट पर 1 बनाना होता है और बाकी सब जगह जो है वो 0 बनाना होता है। अब ये ऑपरेशन लगा करके नई टेबल तैयार करने जा रहे हैं। अब देखिएगा मैं ऊपर वाली टेबल से नीचे वाली टेबल बनाने जा रहा हूँ। अब यहाँ की एलिमेंट क्या था, 1 था ना, ठीक है। अब मैं टेबल बनना शुरू करता हूँ। देखिएगा टेबल हर बार एक जैसी बनती रहेगी। यहाँ बेसिक वेरिएबल है, यहाँ का बेसिक वेरिएबल देखिएगा ये S1 है, लेकिन S1 पे तो आउट गोइंग लग चुका है, तो S1 तो जाने वाला है। अब ये देखिएगा इनकमिंग कौन है, इनकमिंग है यहाँ X2, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी X2, वेरिएबल X2 आ जाएगा। अब X2 के पैसे देख लीजिएगा, यहाँ से X2 के पैसे हैं 2 रुपये। अब यहाँ पर वेरिएबल आपका X1 है और X1 के पैसे हैं आपके 3 रुपये, ठीक है। अब क्या ऑपरेशन लगाने वाले हैं, पहली रो में की एलिमेंट पड़ता है, पहली रो में की एलिमेंट पड़ता है, इस की एलिमेंट से रो को डिवाइड कर दीजिएगा और 1 बना लीजिएगा। यहाँ 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा और यहाँ माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर क्या बन चुका है, 1। इस 1 की हेल्प से, क्या बोला मैंने, इस 1 की हेल्प से इसे 0 बना लीजिएगा, यानी कि इस वाली रो में ये वाली रो जोड़ दीजिएगा, नई वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब इनको जोड़ते रहिएगा, 2 और 1 3 हो जाएंगे, 1 और 0 1 हो जाएंगे, 1 और -1 0 हो जाएंगे, 0 और 1/2 1/2 हो जाएंगे, 1 और -1/2 माइनस के 1/2 हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा अभी जो मैं सवाल है वो छोटा सा करा रहा हूँ, ये प्लस माइनस करने की जो कैलकुलेशन आप अगर रबर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना यहाँ पर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को ध्यान रखना डेसिमल में नहीं लाना है, सिर्फ फ्रैक्शन ही फ्रैक्शन चलेंगे, तो इसलिए कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा केयरफुली रखनी है। अब देखिएगा CJ माइनस ZJ की तैयारी, पहले ZJ निकालते चलते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा, देखिएगा ये आइडेंटिटी का कॉलम है, ये आइडेंटिटी का कॉलम है, जो आइडेंटिटी के कॉलम होते हैं उसमें CJ माइनस ZJ की वैल्यू हमेशा 0 होती है, आप चेक कर लीजिएगा। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो 3 बैठेगा, 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 आएगा। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, तो 2 बैठेगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा। अब यहाँ देखिएगा 2 की मल्टीप्लाई 1/2 से करिएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 की 1/2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 3/2 हो जाएगा। यहाँ आपका 1 आया था और यहाँ आपका 3/2 आया था, और 1 और 3/2 को आप जोड़ेंगे 1 + 3/2, तो ये हो जाएगा 5/2। अब 0 में से इसे घटा देते हैं तो ये आ जाता है माइनस का 5/2, ठीक है। अब S2 में चलिएगा, 2 की मल्टीप्लाई आप माइनस के हाफ से करेंगे, ठीक है, तो यहाँ माइनस का 1 बनेगा, और 3 की मल्टीप्लाई माइनस से हाफ से करेंगे तो यहाँ माइनस का 3/2 बनेगा। तो यहाँ बना माइनस का 1, ठीक है, यहाँ बना माइनस का 1 और यहाँ बना माइनस का 3/2, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। माइनस का 1 और माइनस का 3/2 अगर ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 5/2। अब देखिएगा ऊपर 0 है, 0 में से 5, यहाँ 1 मिनट सॉरी, देखो जो मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, यहाँ पर ऊपर वाला ऑपरेशन लगाते समय मैंने ये गलती करी थी, माइनस के हाफ और प्लस के हाफ को जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस का हाफ होगा, देखा मेरे से मिस्टेक हो गई थी, दोबारा देख लेते हैं। 2 की मल्टीप्लाई माइनस हाफ से करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 3/2 आएगा, तो ये बना मेरा माइनस का 1 बना और प्लस का बना 3/2, तो ये हो जाएगा मेरा 1/2। अब ये मेरा 1/2 बना, इस 1/2 को मैं 0 में से घटा दूंगा तो ये मेरा माइनस का 1/2 आ जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर सारे क्या हैं, निगेटिव हैं या क्या है, 0 है। ऐसे केस में लिख देते हैं हम
डेल्टा जे लेस देन इक्वल 0 और रिजल्ट आ जाता है सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। ठीक है, अब आंसर लिख देते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, यहाँ से पढ़ना है आंसर, देखिएगा आंसर यहाँ है एक्स वी वाले कॉलम में, तो यहाँ से देख लीजिएगा x1 के सामने यहाँ 3 है, x2 के सामने यहाँ आपका 1 है, और प्रॉब्लम में मैक्सिमाइज z इजिकल टू 3x1 प्लस 2x2 इजिकल टू 9 प्लस 2 इजिकल टू 11। तो आपकी जो मैक्सिमाइज वैल्यू है वो 11 है। ठीक है का, इन वीडियो को जो मैंने बताया है ध्यान से 2 बार देखना या 3 बार देखना, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन ट्राई करने हैं। 1 या 2 दिन में इसी की प्रैक्टिस कराता रहूँगा, क्योंकि जब तक ये टेबल बनानी आपको नहीं आ जाएगी, यानी कि आप फ्रीक्वेंटली बिना सोचे टेबल नहीं बनाएंगे, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि आगे की पूरी किताब में इस टेबल के अलावा मुझे कुछ नहीं सिखाना है। अगर आप ये टेबल सीख जाते हैं तो ये विश्वास मानिएगा इस बुक का 70% हिस्सा आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब जितनी मेरी किताब बची हुई है उस किताब में मुझे सिर्फ इस टेबल को ही एक्सप्लेन करना है और कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है।